हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, वेलकम टू संकल्प भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बीएन राय आज संजीवनी में सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन का आखिरी लेक्चर लेकर आया हूं और आज का हमारा टॉपिक है इंपल्स एंड कोलिजन। इंपल्स एंड कोलिजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे लगभग हर साल एक क्वेश्चन जेईई मेंस में जरूर पूछा जाता है, जेईई एडवांस में भी पूछा जाता है। जेईई एडवांस के क्वेश्चंस थोड़े सी टिपिकल होते हैं बाई लैंग्वेज, बट जेईई मेंस के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। तो अगर कोई भी बच्चा बहुत ध्यान से ये सेशन कर लेगा तो उसका जेईई मेंस में 4 नंबर 100% फिक्स सिक्योर हो जाएगा भाई, केवल 1.5 घंटे की मेहनत से। ठीक है, तो चलिए सर अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं इंपल्स की कहानी से। समझिए बच्चा, अपना जो इंपल्स एंड इंपल्सिव फोर्स है, इस इंपल्स की क्या कहानी है। तो बेसिकली कहा जाता है कि इंपल्स को हम बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। हम क्या जानते हैं कि हमारा जो फोर्स होता है किसी भी बॉडी के ऊपर, जो फोर्स लग रहा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डीपी वेक्टर बाई डीटी के। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डीटी, ये कहता है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। समझो बेटा, तो यहां से हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि एफ वेक्टर जो है ये बराबर हो जाए अपने पास कितना, ये बराबर हो जाता है डीपी वेक्टर बाई डीटी के। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड सर। तो यहां से मैं इस डीपी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं एफ वेक्टर डॉट डीटी। ठीक है, एफ वेक्टर डीटी। ठीक है भाई, डीपी जो है ये चेंज इन मोमेंटम है और इसको हमने लिख लिया एफ वेक्टर डीटी। और इसी चेंज इन मोमेंटम को इंपल्स कहा जाता है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, तो ये जो डीपी वेक्टर है ये डेल्टा पी वेक्टर हो जाएगा। पी इनिशियल से लेकर पी फाइनल तक इंटीग्रेट कर दूं तो ये डेल्टा पी वेक्टर हो जाएगा। और ये डेल्टा पी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा एफ वेक्टर डीटी के। ठीक है, समय कहां? समय टी इनिशियल से लेकर टी फाइनल तक। सर तो इसमें इंपल्स क्या आया? ये सब तो अपना जनरल चेंज इन लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं आप भाई। कहानी तो ठीक है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम की ही बात कर रहे हैं, बट ध्यान से सुनिएगा कि इसमें जब इंपल्स की बात होती है, जब इंपल्स में जब हम चेंज इन मोमेंटम कंसीडर करते हैं तो वहां जो हमारा समय होता है वो बहुत कम होता है, बहुत छोटा समय होता है। टी इनिशियल से लेकर टी फाइनल का जो गैप होता है वो बहुत छोटा होता है। जैसे अगर हम बात करें किसी क्रिकेटर का, जैसे विराट कोहली ने कितना बढ़िया छक्का मारा था ना, और भाई साहब अपन मैच जीत गए थे पाकिस्तान के खिलाफ, याद है? मस्त एकदम हवा में उड़ता हुआ, वो भी गुड लेंथ की बॉल को चट से खींचा, 6 चला गया। कैसे गया भाई? वो कैसे गया? वो इस इंपल्सिव फोर्स की वजह से गया। जब बॉल बैट से टकराती है तो क्या बहुत देर तक टकराती है? नहीं, बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए टकराती है। ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये फोर्स है और ये आपके पास टाइम है, क्या हो गया? एक समय टी इनिशियल तक, जब तक बॉल बैट से नहीं टकराई थी, फोर्स क्या था? 0। जैसे ही बॉल बैट से टकराएगी फोर्स बढ़ने लग जाएगा, मैक्सिमम तक जाएगा और फिर फोर्स घट जाएगा जैसे ही बॉल कांटेक्ट छोड़ेगी। अब बॉल का बैट के साथ कांटेक्ट में आना और कांटेक्ट छोड़ना, इसका जो समय है ये बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? मास्टर साहब बहुत कम है, लगभग 0.01 सेकंड के करीब का कांटेक्ट होता है। इतने कम समय में मेरा फोर्स 0 से शुरू होता है, मैक्सिमम तक जाता है और मैक्सिमम से लेकर 0 तक आता है। ठीक है, तो इसमें जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, दैट मोमेंटम चेंज इज नोन एज इंपल्स, और इंपल्स को डिनोट करते हैं जे वेक्टर से। किससे डिनोट करते हैं बेटा जी? जे वेक्टर से। दैट इज इक्विवेलेंट टू एफ वेक्टर डॉट डीटी। ये जो आपका जे वेक्टर है ये आपका बराबर है किसके? ये बराबर है एफ वेक्टर डॉट डीटी के। ठीक है, मतलब फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ हो और अगर आप इस ग्राफ का एरिया देखो, एरिया अंडर द कर्व देखो, तो इससे आपको क्या मिलेगा? फोर्स और टाइम के ग्राफ में जब कवर्ड एरिया की बात करेंगे तो इससे आपको मिलेगा चेंज इन मोमेंटम। और अगर समय बहुत छोटा है,
अगर समय बहुत छोटा है तो यही चेंज इन मोमेंटम किस नाम से जाना जाता है? यही चेंज इन मोमेंटम जाना जाता है बेटा जी इंपल्स के नाम से। दिस चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज इंपल्स। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। एसआई यूनिट की बात करेंगे तो जो लीनियर मोमेंटम का एसआई यूनिट था वही इसका भी होगा। एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट हमारा हो जाएगा भाई न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड या सेकंड -1। ठीक है भाई, ये अपने पास एसआई यूनिट हो गई। क्वांटिटी हमको दिख रहा है, क्वांटिटी कैसी है? ये हमको दिख रहा है बेटा जी कि ये क्वांटिटी हमारी वेक्टर है। बहुत अच्छा, वेरी गुड सर। बहुत ध्यान से समझिएगा, इंपल्स का रोल तब आएगा, ये इंपल्स तब आएगा जब मेरा डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल है वो बहुत स्मॉल होगा। अच्छा, एक और बात ध्यान देने वाली है क्या कि ये फोर्स शून्य से शुरू हो रहा है, मैक्सिमम जा रहा है, फिर मैक्सिमम से शून्य हो जा रहा है। शून्य से मैक्सिमम जा रहा है, मैक्सिमम से शून्य हो जा रहा है। जब इस जे को लिखा जाता है तो इसको लिखा जाता है एफ एवरेज डेल्टा टी। एफ एवरेज डेल्टा टी। एफ एवरेज क्यों भैया? ये एवरेज फोर्स इस वजह से लिखा जाता है क्योंकि इसमें जब फोर्स मैक्सिमम जा रहा है, मैक्सिमम से घटकर 0 आ रहा है, ये फोर्स वेरिएबल है, लेकिन इसके वेरिएशन का जो टाइम इंटरवल है वो बहुत छोटा है। और अगर बहुत छोटा टाइम इंटरवल है जिसमें आप इस फोर्स के वेरिएशन को एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन से, तो भाई वहां पर इसको क्या लिख दिया जाता है? एवरेज फोर्स। वैसे आजकल टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट बहुत तगड़े हो चुके हैं, भयंकर सेंसर्स आ चुके हैं जो इंपैक्ट मेजर कर देते हैं कि कैसे कैसे इंपैक्ट बढ़ा। ठीक है, उसको दिखा देते हैं। लेकिन क्या है कि अगर अपन बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक कैलकुलेशन की बात करें जो हम यहां करने वाले हैं, वहां पर हम अपने फोर्स की वेरिएशन को नहीं देखेंगे, वहां हम मानेंगे कि हाँ इतना एवरेज फोर्स लगा। ठीक है, इसको कहा जाता है भाई साहब इंपल्स। चलो, अब इंपल्स की कहानी को धीरे धीरे मैथमेटिक्स की मदद से और अच्छे से समझते हैं। एक बहुत बढ़िया सा शानदार सा कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया से आपसे सॉल्व करवाता है। जैसे मैं आपसे एक सवाल कहूं, देखो मैं आपसे एक सवाल कहूं, इंपल्सिव फोर्स आ गया। अच्छा ठीक है, चलो ये हो गया अपने पास क्या? ये अपने पास हो गया जे, जैसे जो क्या था भाई, जो हमारा क्या था? इंपल्स था। हाँ, मैं कह रहा था कि मैं आपसे अगर एक बात कहूं कि मान लीजिए कि आपके पास ये एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर एक बॉल ऐसे आके टकरा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और टकराने के बाद इस बॉल की रफ्तार ऊपर की तरफ भी है कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। ये सरफेस से टकराई 10 मीटर पर सेकंड से और ऊपर चली गई 10 मीटर पर सेकंड से, और ये जो टाइम ऑफ कांटेक्ट रहा ना, मैं ये कह दे रहा हूं 0.01 सेकंड रहा। ठीक है, इसका मास है आपके पास 1 kg। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर इसका मास 1 kg है भाई साहब, तो बताइए कि इस सरफेस ने इसके ऊपर कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाया? इस सरफेस ने इसके ऊपर कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाया जब ये बॉल इस सरफेस से टकराई? तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है नॉर्मल रिएक्शन बाय द सरफेस। तो होगा क्या? बहुत ध्यान से समझना कि जब ये बॉल यहां टकराएगी तो इस बॉल के ऊपर ये सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। ठीक है, और इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से क्या मोमेंटम चेंज होगा? क्या इस समय इस बॉल के ऊपर बस केवल नॉर्मल रिएक्शन ही लग रहा है कि वेट भी लग रहा है? सर वेट भी लग रहा है। तो नीचे क्या लग रहा है? mg। ध्यान दीजिएगा, तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है? टोटल फोर्स लग रहा है n-mg, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? जो रिस्पॉन्सिबल है भाई इसकी रफ्तार को बदलने के लिए। और अगर रफ्तार बदल रही है तो एक्सेलरेशन तो आएगा ही आएगा। और हम क्या जानते हैं कि जो हमारा नेट फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, और एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, चलो भाई, तो नेट फोर्स को अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा n-mg, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू n-mg, दैट इज इक्विवेलेंट टू मास है इसका कितना? मास है इसका 1 kg, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख लूं n-10 इक्वल्स टू 10 इंटू a। और एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन को लिखेंगे भाई साहब, एक्सेलरेशन को मास 1 है ना, मास 1 है तो 1 इंटू एक्सेलरेशन को लिखेंगे v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाई t।
चलो बहुत ध्यान से देखो, n माइनस 10 इक्वल्स टू 1 इंटू वी फाइनल की वैल्यू कितनी है? देखो वी फाइनल की वैल्यू है 10, वी इनिशियल की वैल्यू कितनी है? -10, ये +10 हो जाएगा, ये आपके पास +10 हो जाएगा, और इन सब में जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है? इट इज 0.01 सेकेंड। ठीक है, अगर ये 0.01 सेकेंड लग रहा है, बहुत ध्यान से देखना, तो भाई ये कितना हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाई 0.01। अब ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2000 न्यूटन। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो सर n की वैल्यू आ जाएगी 2010 न्यूटन। क्या बात है, 2010 न्यूटन को अगर हम अप्रोक्सीमेटली 2000 न्यूटन लिख दें तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर जो इसके मास की वजह से mg आ रहा है, इसकी वैल्यू इसके कंपैरिजन में बहुत छोटी है। तो ये जो फोर्स है ये बहुत कम समय के लिए इस बॉल के ऊपर लग रहा है। कितने समय के लिए? 0.01 सेकंड के लिए। समझो, जब विराट कोहली के पास बॉल आई, ऐसे चढ़ के ऊपर बॉल आ रही थी गुड लेंथ पर, और जब उसने इंपैक्ट किया तो बॉल बहुत दूर जाके गिरी, लगभग 80 मीटर। अब 80 मीटर दूर गिराने के लिए अगर आपको हाथ से बॉल फेंकनी हो 80 मीटर, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। बात समझ रहे हो? बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और वहां यू बैट चलता है और बॉल पार हो जाती है। किसकी वजह से? किसकी वजह से? दो चीजों की वजह से। एक, पहली कि इन दोनों सरफेसेस के बीच के कोलिजन की वजह से, और दूसरा कि वो जो कोलिजन का टाइम इंटरवल है वो इतना छोटा है कि उसकी वजह से बैट बॉल के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है वो बहुत बड़ा नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है। मतलब इतना इंपैक्ट दिया एक बॉल ने, इतना बड़ा इंपैक्ट दिया एक बॉल को एक बैट ने, तब जाके बॉल स्टेडियम में जाके गिरती है या स्टेडियम पार हो जाती है। कभी कभार अच्छे छक्के लग जाते हैं, डिविलियर्स वाले लगते थे। तो अरे पता चल रहा है कॉन्सेप्ट? तो इस तरह का जब गेम बनाएंगे, इस तरह का जब अपना कॉन्सेप्ट रिलेट करेंगे, जो आप पढ़ेंगे, जब आप उसको अपनी जनरल लाइफ से रिलेट करेंगे, तब जाके आपको समझ आएगा, तब आपको लगेगा कि अब आप मास्टर बन रहे हैं। और अपने सब्जेक्ट के याद रखिएगा, और हमेशा इस पर्सपेक्टिव के साथ अपनी पढ़ाई करा करिए कि अगर आपको किसी को पढ़ाना होगा तो आप कैसे पढ़ाएंगे। अगर ये पर्सपेक्टिव आपके दिमाग में डेवलप हो गया ना, तो आपका रिटेंशन पावर बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा मैं सोचता हूं, और ऐसा मेरे साथ हुआ है, और मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, चलो आप देखो। तो भाई ये जो नॉर्मल रिएक्शन आया बहुत छोटे समय के लिए, इसको बोला जाता है इंपल्सिव फोर्स। क्या बोला जाता है भाई साहब? इसको बोला जाता है इंपल्सिव फोर्स। ऐसा फोर्स जो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आता है और मोमेंटम चेंज में रिस्पॉन्सिबल होता है, उस फोर्स को बोला जाता है इंपल्सिव फोर्स। ठीक है, चलिए यहीं से हमारा चैप्टर शुरू होता है, एक और नया टॉपिक शुरू होता है जिसका नाम है हमारा भाई साहब इंपल्सिव फोर्स। अब समझेंगे कि कौन कौन सा फोर्स इंपल्सिव है, कौन कौन सा फोर्स नॉन इंपल्सिव है। जैसे मैं सबसे पहली बात करूं, ध्यान से देखो, अगर मैं सबसे पहली बात करूं फोर्स की, नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसा फोर्स है? नॉर्मल रिएक्शन आपके हिसाब से कैसा फोर्स है? इंपल्सिव है कि नॉन इंपल्सिव है? इंपल्सिव है तो कैसे इंपल्सिव है? नॉन इंपल्सिव है तो कैसे इंपल्सिव है? इंपल्सिव है तो कब इंपल्सिव है, और नॉन इंपल्सिव है तो कब नॉन इंपल्सिव है? इसकी एक एक कंडीशन आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे समझिए, अगर मान लीजिए हम आपसे कह रहे हैं कि आपके पास ये एक बॉल है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहां से एक छोटी बॉल आ रही है, ये बड़ी बॉल है, इसका मास कैपिटल एम है, ये एक छोटी बॉल है, इसका मास स्मॉल एम है। ये बहुत तेज रफ्तार से आकर इससे टकरा रही है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर दो नॉर्मल रिएक्शन है। एक ये जो बॉटम वाली सरफेस है, ये इसके ऊपर लगा रही है एन, ये किसके बराबर है? ये बराबर है mg के। और जब ये दोनों टकरा रहे हैं, जब ये दोनों टकरा रहे हैं, तो ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन n डैश लगा रही है, और ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन n डैश लगा रही है। अगर इनके कोलिजन की बात करी जाए तो इनके कोलिजन का जो टाइम होगा वो बहुत छोटा होगा। और अगर बेटा जी कोलिजन का टाइम बहुत छोटा होगा, तो बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन कैसा होगा? ये नॉर्मल रिएक्शन मास्टर साहब इंपल्सिव होगा। और ये नॉर्मल रिएक्शन कैसा होगा? ये नॉर्मल रिएक्शन कैसा होगा? ये नॉर्मल रिएक्शन हमारा नॉन इंपल्सिव होगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया।
नॉन इंपल्सिव होगा। अच्छा चलो एक और बात समझते हैं। ये हो गया अपने पास नॉर्मल रिएक्शन का गेम, हमको समझ आ रहा है। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं किसकी? दूसरी बात कर रहे हैं टेंशन इन स्ट्रिंग की। ध्यान से देखो, टेंशन इन स्ट्रिंग इंपल्सिव है कि नॉन इंपल्सिव है, ये भी डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ कोलिजन पर। जैसे जैसे क्या भाई, जैसे मैं कहूं कि मान लो ये एक आपका पॉइंट है, यहां से हिंज होके एक बॉल लटकी हुई है, यहां पर इसका खुद का वेट नीचे mg लग रहा है और इस रस्सी में टेंशन T ऊपर लग रहा है। यहां से एक बॉल आ रही है जो इसको ऐसे हिट कर रही है। अगर ये बॉल इसको ऐसे हिट कर रही है तो क्या ये टेंशन इंपल्सिव होगा कि नॉन इंपल्सिव होगा? तो भाई क्लैरिटी होनी चाहिए, इसके यहां हिट करने से इनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो कैसा होगा? वो मेरा नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो इंपल्सिव होगा, लेकिन इससे इस टेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये टेंशन जो होगा ये मेरा कैसा होगा? ये मेरा नॉन इंपल्सिव होगा। लेकिन अब ध्यान से देखो, अब मैं इसी बॉल को ऐसे ऊपर उठा के ऐसे लूज स्ट्रिंग से रखा हुआ और अचानक से मैं इसको यहां से छोड़ दे रहा हूं जिसका मास m है। अगर मैं इसको अचानक से छोड़ दूंगा, ये सीधी होगी तो इसमें झटके से एक फोर्स आएगा, दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। और यहां पर जो आपका टेंशन होगा, ये टेंशन कैसा हो जाएगा बेटा जी? ये टेंशन आपका इंपल्सिव हो जाएगा। कैसा टेंशन हो जाएगा? ये टेंशन आपका इंपल्सिव हो जाएगा। अच्छा सर, अब हम आपसे दूसरा सवाल पूछ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अब हम कर रहे हैं तीसरी बात कि हमारा जो फ्रिक्शन है, ये बताइए ये फ्रिक्शन कैसा है? ये फ्रिक्शन इंपल्सिव फोर्स होता है कि नॉन इंपल्सिव फोर्स होता है? दिस फ्रिक्शन इज इंपल्सिव और नॉन इंपल्सिव। तो कैसे पता चलेगा कि हमारा फ्रिक्शन इंपल्सिव है कि नॉन इंपल्सिव है? देखिए, मान लीजिए हम कह रहे हैं भाई साहब कि हमारे पास ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक भाई, और इस ब्लॉक के ऊपर ऐसे यहां पर इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। इस ब्लॉक के ऊपर एक बुलेट आती है ऐसे। अब भाई साहब ये बुलेट आ रही है, इस ब्लॉक को ऐसे फोड़ रही है। अगर इस ब्लॉक को ऐसे फोड़ रही है और एक बुलेट आ रही है जो इस ब्लॉक को ऐसे फोड़ रही है, बुलेट 2, ध्यान से देखो, तो जब बुलेट 2 इस ब्लॉक से टकराएगी तो क्या यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन है, ध्यान से देखना, यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन है इसी की वजह से यहां पे फ्रिक्शन आएगा, दैट इज लेस देन और इक्वल टू म्यू इनटू एन। जब तक मेरा ये नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव नहीं होगा तब तक मेरा फ्रिक्शन इंपल्सिव नहीं होगा। और जब मेरा ये नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव हो गया तो बेटा जी हमारा फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा? तो हमारा फ्रिक्शन भी इंपल्सिव हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो जब ये बुलेट इससे टकराएगी तो इसका एक कंपोनेंट कोलिजन के टाइम पर ये जो है ये इस ब्लॉक के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, और ये जो कंपोनेंट है ये इस नॉर्मल रिएक्शन को इंपल्सिव बनाएगा। अगर इस नॉर्मल रिएक्शन को इंपल्सिव बनाएगा तो 1 की वजह से आपका फ्रिक्शन इंपल्सिव हो जाएगा। लेकिन 2 वाला अगर इसको ऐसे सीधा हिट करता है तो भाई इसके हिट करने से इस नॉर्मल रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो तब मेरा जो इस कंडीशन 2 में जो मेरा फ्रिक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा? वो नॉन इंपल्सिव हो जाएगा। लेकिन कंडीशन 1 में जो मेरा फ्रिक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा? वो फ्रिक्शन मेरा इंपल्सिव हो जाएगा। तो फ्रिक्शन कब इंपल्सिव होगा, फ्रिक्शन कब नॉन इंपल्सिव होगा, ये डिपेंड करेगा कि फ्रिक्शन जिस नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड कर रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव है कि नॉन इंपल्सिव है। अरे ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब बातें आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी सर। ठीक है, चलिए लेक्चर को धीरे धीरे और आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं इसको बहुत मन लगा के, बहुत प्यार से, ताकि एक एक चीज हमारे दिमाग में सेट हो जाए और हम अपना जेईई मेंस का सवाल यूं निकाल ले जाए, ताकि हमको उसके लिए अलग से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट न डालना पड़े या आसान सवाल हमसे छूटे ना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ा के। अब हम चौथे फोर्स का नाम ले रहे हैं। चौथा फोर्स है हमारा स्प्रिंग फोर्स। क्या होता है स्प्रिंग फोर्स? स्प्रिंग फोर्स क्या है? इंपल्सिव फोर्स है कि नॉन इंपल्सिव है? स्प्रिंग फोर्स इंपल्सिव फोर्स है कि नॉन इंपल्सिव फोर्स है? ध्यान से देखिए, ये अगर एक ब्लॉक है, ये आपका स्प्रिंग है, ये आपका एक दूसरा ब्लॉक है। अगर हम कहें कि इसमें एक तो बुलेट आ रही थी जो इसको ऐसे पेनिट्रेट कर दी,
अगर ये बुलेट इसको पेनिट्रेट कर दी तो क्या हुआ, पहले ये बुलेट इसको रफ्तार देगी कोलिजन से v, और उसके बाद ये स्प्रिंग में इलॉन्गेशन होगा, और जब स्प्रिंग में इलॉन्गेशन होगा तब इसको रफ्तार मिलेगी कितनी, v। अरे ठीक है, और फाइनली ये पूरा का पूरा सिस्टम v रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं या मैं गलत कह रहा हूं, सोच कर बताइएगा क्या होगा सर। अगर हम कह रहे हैं कि ये बुलेट इससे टकरा जाएगी, और जब ये बुलेट इससे टकराएगी तो क्या होगा, ये रफ्तार इस आगे वाले ब्लॉक को ट्रांसफर करेगी। तो हम कह रहे हैं कि ये ब्लॉक, ये बुलेट और स्प्रिंग तीनों एक साथ एक रफ्तार से चलेंगे। बताइए हम कितना सही कह रहे हैं, कितना गलत कह रहे हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर को बहुत अच्छे से देखा है, तुरंत आपको समझ आ जाएगा कि सर जब ये इससे टकराएगा तो ये इसको रफ्तार देगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, तो स्प्रिंग में इलॉन्गेशन होगा तो इसकी रफ्तार घटेगी और इसकी रफ्तार बढ़ेगी। एक समय ऐसा आ जाएगा दोनों की रफ्तार बराबर हो जाएगी। जब दोनों की रफ्तार बराबर हो जाएगी उस समय स्प्रिंग में जो इलॉन्गेशन होगा वो मैक्सिमम होगा। ये सब हमको बहुत अच्छे से पता है। अच्छा, तो अगर ये सारा प्रोसेस हो रहा है तो इसमें ये v और ये v डैश जो आ रहे हैं, इस v से ये तुरंत v डैश आ जा रहा है, मतलब इसमें जो वेलोसिटी आ रही है वो तुरंत ट्रांसफर हो रही है या थोड़ी देर बाद। तो आंसर है सर थोड़ी देर बाद। स्प्रिंग फोर्स कभी भी इंपल्सिव नहीं होता है, याद रखिएगा। स्प्रिंग फोर्स हमेशा कैसा होगा, स्प्रिंग फोर्स बेटा जी हमेशा नॉन इंपल्सिव होगा। हमेशा कैसा होगा, नॉन इंपल्सिव होगा, क्योंकि ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है डिफॉर्मेशन से। अरे ठीक है, ये झटके से फोर्स को यहां से यहां ट्रांसफर नहीं करता है। अरे क्लियर, तभी गाड़ी के अंदर स्प्रिंग लगा होता है, सस्पेंशन लगा होता है, कि जब झटके से पहिया जो है वो गड्ढे में जाए तो उसका शॉक जो है वो स्प्रिंग एब्जॉर्व कर ले, और जो बंदा गाड़ी में बैठा हुआ है उसको उतना तेज इंपैक्ट ना लगे जितना इंपैक्ट झटका, जितना तेज वो झटके वाला फोर्स पहिए पर आया था। इस वजह से आपका स्प्रिंग कैसा फोर्स होता है, स्प्रिंग आपका नॉन इंपल्सिव फोर्स होता है। यह बात आपके दिमाग में सेट रहनी चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कब आपका फोर्स इंपल्सिव होगा और कब आपका फोर्स नॉन इंपल्सिव होगा। ठीक है, चलिए सर लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, कहानी को और आगे लेकर चलते हैं और समझते हैं हमारी आगे की स्टोरी, कि हमारी आगे की स्टोरी क्या है। हमारी आगे की स्टोरी है भाई साहब कि अगर हमको इंपल्सिव फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ हो, अगर हमको इंपल्सिव फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ हो और हमसे कहे कि बताओ इंपल्स कितना हुआ, तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें, मान लीजिए कि हम आपसे कहें, क्या कहें भाई, हम आपसे कह रहे हैं कि ये है आपके पास समय, ये है आपके पास फोर्स। समय शून्य पर कोई बॉल जिसका मास है, एक बॉल है जिसका मास है भाई साहब 1 kg, ये टकराती है किससे, ये टकराती है एक सरफेस से। ठीक है, कोलाइड्स विद अ सरफेस, एक सरफेस से टकराती है, और उसमें क्या होता है कि एक फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है। ऐसे फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है भाई। अगर ये फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है, फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है, जिसका फोर्स जो है, इसमें जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो हो रहा है 100 न्यूटन का, और इसमें जो समय लग रहा है 0 से लेके 0.1 सेकेंड का लग रहा है। तो हमसे कहा गया कि बताइए कितना इंपल्स आया। तो इंपल्स निकालना है, तो इंपल्स कैसे निकालेंगे सर, इंपल्स कैसे निकालेंगे। इंपल्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया लिखना पड़ेगा। इंपल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंपल्स निकालने के लिए आपको इसका एरिया लिखना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप इसका एरिया लिखेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, 0.1 सेकेंड है, ये 0.1 सेकेंड है। जब एरिया लिखेंगे तो हमारा जो इंपल्स हो जाएगा, इस इंपल्स की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं, इसको ऐसे कह सकते हैं 1/2 इंटू बेस की वैल्यू हो गई 0.1 और हाइट की वैल्यू हो गई आपके पास 100। इससे ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 50, और जे की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, 5 न्यूटन सेकेंड। अब समझिए, इसी सवाल को और अच्छा करना होता, कहा जाता कि एक बॉल है जिसका मास है 1 kg, ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, इसके ऊपर एक इंपल्सिव फोर्स लगता है, इसके ऊपर एक इंपल्सिव फोर्स लगता है, और भाई वो जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर इंपल्सिव फोर्स, उसका जो समय है
उसका जो समय है और फोर्स का जो ग्राफ दे रखा है, फोर्स वर्सेस टाइम का जो ग्राफ दे रखा है वो ये है सर। तो बताइए आफ्टर 0.1 सेकेंड इसकी रफ्तार क्या होगी, आपको इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ये जो जे होगा ये m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल के हो जाएगा। मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 1 kg, फाइनल रफ्तार v, इनिशियल रफ्तार कितना, 0, ठीक है। और भैया ये इंपल्स कितना आ रहा है, ये इंपल्स आ रहा है 5 न्यूटन सेकंड का, तो v कितना आ जाएगा, v अपने पास आ जाएगा, v अपने पास आ जाएगा भाई साहब 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास एक ठीक ठाक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा, जिसमें ये बस बताने के पीछे कारण इतना ही है, इसमें कोई हाई फाई चीज नहीं है, बट ये हमको पता रहना चाहिए। अगर हमको पता रहेगा तो ये जो क्वेश्चंस हमारे पेपर में आएंगे इस तरह के, वो हमको अजीबो गरीब नहीं लगेंगे, उनको हम सॉल्व कर ले जाएंगे। बस यही हमारा उद्देश्य है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए भैया बहुत बढ़िया, धीरे धीरे कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कहानी को आगे बढ़ाया जाए। मान लीजिए हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, बहुत प्यार से बहुत सोच समझ के आंसर करिएगा। हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं भाई साहब, और सवाल क्या है, हम कह रहे हैं कि एक ना हमारे पास ऐसे स्प्रिंग लगा हुआ है, समझो ये हमारे पास एक स्प्रिंग लगा हुआ है, इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है वो आपको दे रखा है 50 न्यूटन पर मीटर, और इस स्प्रिंग से एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है, और इस ब्लॉक का मास आपको पता है 4 kg, और यहां से एक बुलेट आ रही है 1 kg की। कितने की भाई, 1 kg की एक बुलेट आ रही है, कितनी रफ्तार से, ये आ रही है 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। कितनी रफ्तार से आ रही है बेटा जी, ये आ रही है 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सोचिएगा, बहुत मजा आएगा सर। इस क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन अच्छा आएगा, एक और अच्छा क्वेश्चन आएगा, और आपका पूरा इंपल्स आपके दिमाग में सेट हो जाएगा सर। तो हम कह रहे हैं कि जब ये बुलेट इससे टकरा रही है, ध्यान से देखिएगा, जब ये बुलेट इससे टकरा रही है तो इसके अंदर फंस जा रही है, और सवाल पूछा गया कि बताइए व्हाट विल बी द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। सवाल पूछा गया मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग के अंदर आपको मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है। तो क्या होगा, जब ये बुलेट इस ब्लॉक से टकराएगी, ध्यान से देखिएगा, जब ये बुलेट इस ब्लॉक से टकराएगी तो बुलेट और ब्लॉक के बीच में एक फोर्स आएगा, बुलेट ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाएगा, ब्लॉक बुलेट के ऊपर फोर्स लगाएगा, और वो जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, वो इंपल्सिव होगा कि नॉन इंपल्सिव होगा। सर बहुत झटके से टकरा रहा है, अगर बहुत झटके से टकरा रहा है तो ये इस ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, और ये ब्लॉक इस बुलेट के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, और ये जो मेरा नॉर्मल रिएक्शन होगा, ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव होगा। और फाइनली क्या होगा कि ये जो 4 kg का ब्लॉक और ये बुलेट जिसका मास 1 kg है, दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, दोनों मिलकर हो जाएंगे भाई साहब 5 kg। अगर ये दोनों मिलकर 5 kg हो गए तो इस समय इनकी रफ्तार क्या होगी, इस समय इनकी रफ्तार क्या होगी। अगर इस समय इनकी रफ्तार पता चल जाए तो फिर हम यहां से लेकर यहां तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, और स्प्रिंग के अंदर कितना कंप्रेशन हुआ उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या आपको सोचना है कि 4 kg और 1 kg के बीच में मोमेंटम कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा। सवाल है 4 kg और 1 kg के बीच में मोमेंटम कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब इंपल्सिव फोर्स आ जाए, जब कहीं भी इंपल्सिव फोर्स आ जाए, झटके से फोर्स लग रहा हो, तो कोशिश करा करिए, एक बार से कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है, तो भाई मोमेंटम कंजर्व होगा, डेफिनेटली होगा, बट कोशिश करा करिए कि उसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ना सॉल्व करके इंपल्स से सॉल्व किया करिए, इंपल्स इक्वेशन से सॉल्व किया करिए। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होगा जहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फेल हो जाएगा, बट इंपल्स इक्वेशन कभी फेल नहीं होती है, वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा। ठीक है, चलो देखो क्या है भाई, जब ये 1 kg इससे टकराएगा, ये 1 kg जब इस 4 kg से टकराएगा तो क्या होगा, जब ये 1 kg इस 4 kg से टकराएगा तो 1 kg के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन पीछे लगेगा। अब जो चीजें पीछे की तरफ है उसको नेगेटिव, जो आगे की तरफ है वो पॉजिटिव। तो अगर मैं बात करूं बुलेट की,
अगर मैं बात करूं बुलेट की भाई, तो बुलेट के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n, बहुत छोटे टाइम के लिए लग रहा है dt, और n dt है, ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। बस यहां पर क्या होगा, माइनस साइन, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कहां लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन पीछे लग रहा है बेटा जी। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब उसके बाद अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ बुलेट कितना है 1, इनिशियल रफ्तार कितनी है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल रफ्तार हो गई v, इनिशियल रफ्तार कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, जब हम 4 kg की बात करेंगे, जब हम ब्लॉक की बात करेंगे, तो ब्लॉक में नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा है, ब्लॉक में नॉर्मल रिएक्शन आगे लग रहा है, तो ये अपने पास हो जाएगा प्लस एन डी टी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू इनिशियल रफ्तार 0 थी, फाइनल रफ्तार v हो गई। और अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दें, अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दें, तो देखो क्या मिलेगा, एन डी टी से एन डी टी कट जाएगा, तो 1v माइनस 20 बराबर हो जाएगा 4v। अरे ठीक है, 1v माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 5v ना। अरे भाई बुलेट और नहीं, ठीक है, ब्लॉक का मास तो 4 kg था, ठीक है। तो जब हम, अरे यार यहां क्या कर रहा हूं मैं, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो एनडीटी से एनडीटी कट जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, 4v और 1v कितना हो जाएगा, ये 5v हो जाएगा, और माइनस 20 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो v की वैल्यू 20/5, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड, इसको 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी बेटा जी। रफ्तार कितनी हो जाएगी, रफ्तार हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। क्या बात है, यहां 20 मीटर पर सेकेंड थी, इसकी रफ्तार कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। और अगर इसकी रफ्तार 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो अब हम लगाएंगे कि हमारा ये जो ब्लॉक और ये जो मेरा क्या था, बुलेट था, ये जो ब्लॉक और ये जो बुलेट था, इसका टोटल मास हो गया 5 kg, इसकी रफ्तार हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। इसकी रफ्तार क्या हो गई, इसकी रफ्तार हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। और फिर हम यहां पर लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां हर बच्चा गलती एक करता है, और वही गलती अभी हम आपको बता देंगे जो आपके दिमाग में आ रही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, पहले इसको समझते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 इंटू 5 इंटू रफ्तार कितनी है, 4 का स्क्वायर 16, यू इनिशियल 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 1/2 इंटू 50 इंटू एक्स स्क्वायर। इससे ये 25 हो जाएगा, इससे ये 2 8 16 हो जाएगा, इससे ये 5 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √8/5 मीटर। कितना आ गया भैया, √8/5 मीटर। लेकिन ये क्वेश्चन जब मैंने सॉल्व किया है, तो मुझे ये दिख रहा है कि यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर में, तो यहां से लेकर और इसके कंप्रेस हो जाने तक, √8/5 मीटर कंप्रेस हो जाने तक क्या एनर्जी कंजर्व रहेगी। क्या जब ये बुलेट यहां से चलना शुरू कर रही है, यहां से लेकर स्प्रिंग को कंप्रेस करने तक क्या एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो बच्चा नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि जब ये इससे टकराएगा ना, तो इसके अंदर पेनिट्रेट कर जा रहा है ना, तो अच्छी खासी एनर्जी का लॉस होगा। तो कभी भी इनिशियल यहां और फाइनल यहां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगाएंगे। अगर आपने यहां से लेकर यहां तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया, आपका आंसर गलत हो जाएगा, और जो गलत आंसर निकालेंगे वही ऑप्शन में दिया होगा, और पहला ही ऑप्शन वही होगा। और अगर आपने गलती से ऐसा कर दिया, तो आपका गेम हो जाएगा, ये बात समझ लीजिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा सर, क्या इस क्वेश्चन को हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से नहीं निकाल सकते थे क्या, निकाल सकते थे। मैं बस आपको एक और विजन दिखा रहा हूं, किसका, मैं एक और विजन दिखा रहा हूं आपको, इंपल्सिव फोर्स का। ठीक है, जिससे आपको थोड़ी और ज्यादा अच्छी क्लैरिटी आएगी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं सर, कहानी को आगे लेकर चलते हैं, और देखते हैं कि कैसे मैं यहां से लेकर यहां तक एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकता हूं। अगर मैं यहां पर एनर्जी की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी की यहां पर बात करूं, टोटल एनर्जी एक ही है, काइनेटिक है तो 1/2 इंटू m इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। मास का है 1 kg और v है अपने पास कितना, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 20 में 400 हो जाएगा। मतलब यहां पर अपने पास जो एनर्जी है वो 200 जूल है। और भाई हिट करने के बाद जो एनर्जी है वो कितनी है, देखो 16 × 5 = 80,
80 डिवाइडेड बाई 2 40। भाई साहब यहां 200 थी, यहां 40 हो गई, समझ रहे हो ना। तो यहां से लेकर यहां तक एनर्जी कंजर्व नहीं है, यहां से लेकर यहां तक एनर्जी कंजर्व है। ध्यान से देखना, अगर मैं कहूं 1 2 3 तो एनर्जी कहां से कहां तक कंजर्व है। ज्ञान वाली बात है, ज्ञान वाली बात है, वो है कि एनर्जी कंजर्वेशन कहां से कहां लगेगा, 2 से लेकर 3 लगेगा, 1 से 2 नहीं लगेगा, 1 से 3 नहीं लगेगा, समझ लीजिएगा। 1 से 3 एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जब ये बुलेट इस ब्लॉक के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी तो उस समय इस ब्लॉक की जो रफ्तार है वो रफ्तार में गिरावट आएगी। क्यों, क्योंकि कोलिजन इनइलास्टिक है, मतलब एनर्जी का लॉस हो रहा है। अभी धीरे 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 आपको समझ आ जाएगा। अभी हमने कैलकुलेट करके देखा कि यहां एनर्जी 200 जूल है और यहां एनर्जी 40 जूल हो जा रही है, और यहां से लेकर यहां तक किसी भी तरह से एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो रही है, हीट के फॉर्म में जा रही है, जिसकी कैलकुलेशन का ज्ञान हमको नहीं है। तो याद रखना है कि हमको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बुलेट के पेनिट्रेट करने के बाद से लेकर स्प्रिंग के मैक्सिमम कंप्रेस होने तक लगानी है। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया मास्टर साहब। अगर हम इसी सवाल में कह देते, अपने लास्ट लेक्चर को उठाकर जोड़ देते, कह देते भैया ये वाला जो ब्लॉक है ना ये 2 kg का है, और यहां पर आपके पास एक स्प्रिंग है जो अपनी नेचुरल लेंथ पर है, और ये जो ब्लॉक है ना, ये जो ब्लॉक है ये आपके पास 3 kg का है, और यहां पर या ये वाला जो ब्लॉक है आपका, ये आपका ब्लॉक जो है ये 2.5 kg का है, ये 2 kg का है, ये 2.5 kg का है, और यहां पर एक बुलेट आ रही है। क्या आ रही है भैया, ये बुलेट आ रही है कितने, ये बुलेट आ रही है 0.5 ग्राम की। कितनी रफ्तार से आ रही है, 100 मीटर पर सेकेंड से। 0.5 किलोग्राम की जो बुलेट है वो आ रही है 100 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। आपसे कहा गया कि फाइंड द मैक्सिमम इलॉन्गेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड द मैक्सिमम इलॉन्गेशन इन द स्प्रिंग। अब आपको कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, दिख रहा है कि जैसे ये बुलेट इससे टकराएगी, ये इसके ऊपर इंपल्सिव फोर्स लगाएगी, ये भी इसके ऊपर इंपल्सिव फोर्स लगाएगी, और इन दोनों का इंपल्सिव फोर्स 2 kg पर ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इंपल्सिव नहीं होता है। क्या हमारी बात समझ आ रही है, क्या हम जो कह रहे हैं खोपड़िया में सेट हो रहा है, होना चाहिए बेटा जी, जान लो। अगर जो हम बता रहे हैं वो दिमाग में जाके बैठेगा, यहां सेट होगा, तभी हमारे पढ़ाने का और आपके पढ़ने का दोनों का मजा है, अदरवाइज तो मामला गड़बड़ है। ठीक है, चलिए देखिए, देखो भैया, बहुत प्यार से समझना है। देख रहे हो कॉन्सेप्ट कैसे रिलेट हो रहा है। यहां जो तुम्हारा बुलेट है, अगर हम बुलेट की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, बुलेट के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है पीछे की तरफ -NdT, और इसका चेंज इन मोमेंटम आप देखेंगे तो जब ये इससे टकरा जाएगा तो फाइनली मैं कह दे रहा हूं इसकी रफ्तार कितनी हो जा रही है, v हो जा रही है। तो ये जो 0.5 kg था, इसकी रफ्तार कहां से कहां हुई, इसकी रफ्तार 100 से v हो गई, तो मतलब v -100 लिख दिया जाएगा। क्या लिख दिया जाएगा भाई साहब, लिख दिया जाएगा v -100। क्या ये बात समझ आ रही है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इट इज चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, उसके बाद जब हम ब्लॉक की बात करेंगे तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन आगे लग रहा है, मास उसका 2.5 है, रफ्तार उसकी इस 2.5 kg की इनिशियल रफ्तार कितनी है, 0, फाइनल रफ्तार कितनी है, v, तो v -0। ये इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर दो। अगर दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, अगर दोनों को तुम ऐड करोगे, NdT से NdT कट जाएगा, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 3v -50 इक्वल्स टू 0। 3v -50 विल बी इक्विवेलेंट टू 0, तो v की वैल्यू आ जाएगी 50/3 मीटर पर सेकेंड, 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब समझो, अब तुम्हारा सवाल बदल गया, अब तुम्हारा सवाल पिछले पोर्शन का हो गया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सवाल हो गया कि अब ये मास है आपके पास 2 kg, ये वाला मास है आपके पास 3 kg, और इसकी रफ्तार कितनी है, इसकी रफ्तार है 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
अब तो तुम पहुंच जाओ अपने पिछले लेक्चर में, कुछ नहीं करना। अब क्या करना है, इस समय ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद भाई साहब, इसके बाद भाई साहब क्या होगा, इसके बाद इसकी रफ्तार देखो, स्प्रिंग इलोंगेट करना स्टार्ट करेगी, इसकी रफ्तार घटेगी और इसकी रफ्तार बढ़ेगी। बहुत बार बच्चा गलती करता है, क्या गलती करता है इस सवाल में, उसको लगता है कि जब ये पूरा सेटअप v से जा रहा है तो ये भी v से जा रहा होगा, और तब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाने में गलती हो जाती है। ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यार से समझिएगा, तब जाके मजा आएगा। तब जो मैं पहुंचाना चाह रहा हूं आप तक, वो एग्जैक्टली तभी पहुंच पाएगा जब आप मेरी बातें समझ पाएंगे। ये जो मेरा स्प्रिंग फोर्स है, ये मेरा इंपल्सिव नहीं है। मतलब अगर इसके टकराने से इसको v रफ्तार मिली है, दैट इज 50/3 मीटर पर सेकेंड, तो इस इंस्टेंट पर इसकी रफ्तार 50/3 नहीं होगी, इस इंस्टेंट पर इसकी रफ्तार 0 ही होगी। याद रखिएगा, यहां से लेकर यहां तक फोर्स ट्रांसफर नहीं होगा, इंपल्सिव फोर्स ट्रांसफर नहीं होगा। तो कई बार हमसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाने में यहां गलती हो जाती है। याद रखिएगा, स्प्रिंग आया तो स्प्रिंग मेरा नॉन इंपल्सिव फोर्स है, फिर मैं पूरे सिस्टम पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगाऊंगा। किस पर लगाऊंगा, जो दो ऑब्जेक्ट टकरा रहे हैं। तीसरा एंड इससे जुड़ा हुआ, इस पे मत लगा देना, वरना सवाल एकदम पूरी तरह से गलत हो जाएगा। याद रख लेना, अगर तुम इस पर लगा के आंसर निकालोगे तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो ऑप्शन में जरूर दिया हुआ होगा। अब यहां से मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, एक्स मैक्स निकालना है ना, तो मैं डायरेक्टली ब्रह्मा जी वाले ज्ञान पे आ जाऊंगा। ना तो आम जिंदगी, ना तो मिनटोस जिंदगी, सीधे सीधे ब्रह्मा जी की जिंदगी। ब्रह्मा जी की जिंदगी में आइएगा तो क्या मिलेगा, रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लिखेंगे क्या, 1/2 इंटू 2 इंटू 3/2 प्लस 3 इंटू वेलोसिटी ऑफ 3 kg विथ रिस्पेक्ट टू 2 kg, वेलोसिटी ऑफ 3 kg v रिलेटिव, तो v रिलेटिव कितना है, v रिलेटिव है भाई साहब अपने पास 50/3 का स्क्वायर। अरे 50/3 का स्क्वायर, इस समय इसकी रफ्तार 0 है। अरे ठीक है, और जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन पर होंगे, जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन पर होंगे तो क्या होगा, जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन पर होंगे भाई साहब, तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया रहेगा आपको, और 1/2 इंटू के इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर वैल्यू रखेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। दैट्स इट, इतनी ही बात है इसमें, इतनी ही बात है इसमें। यहां से आप एक्स मैक्स डायरेक्टली निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप क्या करें, एक और तरीका क्या है, एक और तरीका क्या है कि पहले इनको क्या करिए, समझिए इनके कॉन्सेप्ट को, कि इनकी रफ्तार घटेगी, इनकी रफ्तार बढ़ेगी, एक समय ऐसा आएगा कि दोनों की रफ्तार बराबर हो जाएगी, उस समय स्प्रिंग के अंदर जो इलोंगेशन होगा वो मैक्सिमम होगा। फिर आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के वो रफ्तार निकालिए, फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगा के मैक्सिमम कंप्रेशन निकालिए। एक ही तरीका है। दूसरा क्या है कि आप सेंटर ऑफ मास में बैठ जाइए, सेंटर ऑफ मास की रफ्तार निकालिए और उसके रिस्पेक्ट में इन दोनों की रफ्तार देख लीजिए, और फिर क्या होगा, जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में दोनों की रफ्तार एक साथ 0 हो जाएगी। जब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा तब भी दोनों की रफ्तार सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एक साथ 0 हो जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए, तब भी आपका आंसर निकल जाएगा। बट दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड, ये सबसे छोटा मेथड है रिड्यूस्ड मास के कॉन्सेप्ट का। अब समझो, देखो कितना सुंदर, कितना प्यारा सवाल बन गया बना। अब इसी सवाल को थोड़ा अलग लेवल पे आइडेंटिटी देने के लिए हम कह रहे हैं भैया कि ये ले लो, ये तुम्हारे पास एक ब्लॉक है, समझना, ये तुम्हारे पास एक ब्लॉक है, और अब स्प्रिंग की जगह हमने लगा दी एक रस्सी। अब स्प्रिंग की जगह हमने लगा दी एक रस्सी, और हम कह रहे हैं बेटा जी, क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये तुम्हारा 2 kg का है, ये तुम्हारा जो है, ये तुम्हारा 3 kg का है। यहां पर तुम्हारे पास एक बुलेट आ रही है जिसका मास 1 kg का है, जिसकी रफ्तार 50 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है भाई साहब, 50 मीटर पर सेकेंड है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा बताइए, अब क्या होगा, क्या अब पूरा का पूरा सेटअप इस बुलेट के इस ब्लॉक में पेनिट्रेट करने के बाद सेम रफ्तार से आगे जाएगा? हां, बिल्कुल सेम रफ्तार से आगे जाएगा। आप सही सोच रहे हैं। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये जो रस्सी में टेंशन आएगा झटके से, ये टेंशन कैसा होगा, ये टेंशन इंपल्सिव होगा।
मतलब इसको इसमें पेनिट्रेट करने के बाद, ध्यान से देखना, इस बुलेट को इस ब्लॉक के अंदर पेनिट्रेट करने के बाद इसका पूरा मास 3 kg, इसका पूरा मास 3 kg, इसकी भी रफ्तार v, इसकी भी रफ्तार v। ओहो हो। और अब आपसे कहा गया कि अब आप बताइए कि ये रफ्तार क्या होगी। तो हम कैसे जाएंगे? हम इंपल्सिव इक्वेशन की तरह जाएंगे। कैसे इंपल्सिव इक्वेशन की तरह जाएंगे भाई? अगर हम बात कर रहे हैं बुलेट, ठीक है, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 का, तो जब हम बुलेट की बात करेंगे तो हमको दिख रहा है कि बुलेट के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन पीछे लग रहा है, तो ये हो जाएगा -NDT। बहुत प्यार से समझिएगा, अभी ये सवाल अपना पूरा प्रारूप बदल देगा। अगर फोकस के साथ स्क्रीन के सामने बैठेंगे तभी जाकर चीज समझ आएगी बेटा जी, जान लीजिए। -NDT करेंगे भैया बुलेट के लिए, क्यों? नॉर्मल रिएक्शन पीछे लग रहा है, मास है इसका 1 kg, रफ्तार कितनी है? फाइनल रफ्तार हो जा रही है v, इनिशियल रफ्तार कितनी है? इनिशियल रफ्तार है 50। क्या बात है, ओके भाई। अगर हम ब्लॉक की बात कर रहे हैं, कौन से? ब्लॉक 1 की बात कर रहे हैं, ब्लॉक 1 की बात कर रहे हैं बेटा जी। अगर हम पहले वाले ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो देखो 2 kg के ऊपर जो बुलेट है वो इधर नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है और इसके ऊपर एक इंपल्सिव टेंशन लग रहा है T। नॉर्मल रिएक्शन आगे, इंपल्सिव टेंशन T पीछे, तो इसको लिखा जाता है क्या? N-T dt इक्वल्स टू N-T dt इक्वल्स टू मास है इसका 2, इनिशियल रफ्तार है 0, फाइनल रफ्तार है v। तो भाई ये अपने पास कितना हो गया? ये अपने पास हो गया 2v। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सेकंड ब्लॉक की, और अगर अपन सेकंड ब्लॉक की बात कर रहे हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, मजा आ जाएगा, सब कुछ यहां जाकर सेट हो जाएगा, कभी भी समस्या में पड़ने वाले नहीं रहेंगे। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आएगा वो बहुत दमदार है, और वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको इसका फील होना चाहिए। तो भाई अगर मैं 2 वाले ब्लॉक की बात कर रहा हूं तो ये जो 3 kg का ब्लॉक है इसके ऊपर एक ही इंपल्सिव फोर्स लग रहा है, और वो क्या लग रहा है? वो लग रहा है टेंशन T। ठीक है, वो क्या लग रहा है? वो लग रहा है टेंशन T, आगे लग रहा है, तो ये अपने पास हो जाएगा T dt। और ये किसके बराबर होगा? ये T dt किसके बराबर होगा भाई? 3 kg मास है, इनिशियल रफ्तार 0 है, फाइनल रफ्तार v है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया v-0, मतलब T dt इक्वल्स टू अपने पास हो गया 3v। अब हमारी ये रही इक्वेशन 1, ये रही इक्वेशन 2, ये रही इक्वेशन 3, 1 + 2 + 3 ऐड करके देखो तो क्या हो रहा है? यहां पर NDT कट गया, T dt कट गया, क्या मिला? v-50 + 2v + 3v इक्वल्स टू 0। 3 2 5 1 6v इक्वल्स टू 50, मतलब v इक्वल्स टू 50/6, मतलब 25/3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यह है कि इस बुलेट को इस ब्लॉक के अंदर पेनिट्रेट करने के बाद पूरा का पूरा सिस्टम कितनी रफ्तार से चलेगा? पूरा का पूरा सिस्टम बेटा जी 25/3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलेगा। अब बच्चा देखता है, ये समझ नहीं पाता कि ये जो टेंशन है ये मेरा इंपल्सिव है, इस वजह से यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पूरी बॉडी पर लग रहा है, पूरे सिस्टम पे लग रहा है। 2 kg 3 kg एंड 1 kg पर अगर आप लगा के देखोगे तो P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल। P इनिशियल कितना भाई? P इनिशियल कितना? 50 × 1 50, और P फाइनल कितना? सब की रफ्तार कितनी हो गई? V हो गई। 2v 1v 3v कितना हो गया? ये तुम्हारे पास हो गया 6v, दैट इज इक्वल टू 50, तो v इक्वल्स टू 25/3। डेफिनेटली आप इसको एक लाइन में लगा सकते हैं, हम उसके लिए आपको मना नहीं कर रहे हैं कि आप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि यहां आप कैसे पूरे सिस्टम में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा पा रहे हैं, और यहां कैसे आप बस इतने ही पोर्शन तक लिमिटेड हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने में। इसका ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है, तभी आपको फिजिक्स की फील आएगी। और ये जो लोग इंपल्सिव फोर्स आने पर हर बार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, वो कई बार सवालों में गड़बड़ भी हो जाते हैं, और कई बार वो कॉन्सेप्चुअली गलत हो जाते हैं। जैसे मेरा अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है? देखो, अब हम आपसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बेटा जी? हम कह रहे हैं कि ये हमारा एक पुली है, इस पुली से एक ब्लॉक इधर रखा है, इसका मास m है,
एक दूसरा ब्लॉक इधर है, इसका भी मास कितना है, m है, दोनों का मास बराबर है। स्ट्रिंग्स मासलेस है, इस पुली के ऊपर ये सिस्टम ऐसे रखा हुआ है, क्या ये चल रहा होगा कि रुका होगा? तो सिंपल सी बात है, सबका आंसर है भैया कि इसका एक्सेलरेशन शून्य होगा, क्योंकि दोनों का मास बराबर है। अब हम कह रहे हैं इसके ऊपर एक बुलेट आ रही है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसके ऊपर एक बुलेट आ रही है जिसका मास m है और वो टकरा रही है कितनी रफ्तार से, v0 रफ्तार से। अगर ये इससे v0 रफ्तार से टकरा रही है और इसके अंदर फिक्स हो जा रही है, तो आपसे पूछा गया कि बताइए टकराने के जस्ट बाद पूरे सिस्टम की रफ्तार क्या होगी। तो हम पहले कैसे सॉल्व करेंगे, हम इंपल्सिव के थ्रू जाएंगे। कैसे जाएंगे भैया, इंपल्सिव के थ्रू जाएंगे। रस्सी में टेंशन कितना लगेगा, देखो तो जरा, रस्सी में टेंशन लगेगा T, बहुत बढ़िया। जैसे ये इससे टकराएगा, ये T आपका कैसा हो जाएगा, ये T आपका इंपल्सिव हो जाएगा। अब क्या है कि अगर हम बात करें बुलेट की, तो देखो बुलेट की अगर आप बात करोगे, बुलेट जब इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा तो बुलेट के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, बुलेट के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा भाई साहब, इस बुलेट के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, बस जो क्या करेगा, जो इसकी रफ्तार v0 से कितनी कर देगा, जब ये इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे तो ये v से नीचे जाएगा और ये v से ऊपर जाएगा। तो भाई अगर हम इसकी बात करें, मैं ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लूं, नीचे वाले को नेगेटिव मान लूं, तो n dt विल बी इक्विवेलेंट टू m इंटू v फाइनल माइनस v इनिशियल, मतलब माइनस v नॉट करेंगे तो ये प्लस v0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, ये है आपका इंपल्स इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी हम किसकी बात कर रहे हैं, m मास के ब्लॉक की, जिसके अंदर ये पेनिट्रेट कर रहा है। तो भैया इसके ऊपर टेंशन T लग रहा है, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, इसके ऊपर इसका देखो, इसका नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा है, टेंशन T ऊपर लग रहा है। अरे ये बुलेट इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी ना सर, mg भी तो है। अरे बेटा जी mg नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इस n और t के आगे इस mg की कोई औकात नहीं है। ठीक है, अभी हम बताए थे शुरुआत में। ठीक है भैया, चलो बहुत अच्छा, ये आपके पास t है, ये आपके पास n है, तो ऊपर वाले को बड़ा मान लीजिए, तो t माइनस n इंटू डी टी, t माइनस n इंटू डी टी। बहुत बढ़िया, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये m इंटू, पहले रफ्तार इनकी कितनी थी, शून्य थी, बाद में कितनी हो गई, v हो गई, तो माइनस v लिख दिया, नीचे ही है तो माइनस v लिख दिया। बहुत अच्छा, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे ब्लॉक की, जिसका मास कितना है, m, और इसके ऊपर एक ही इंपल्सिव फोर्स लग रहा है T, और यहां पर अगर आप T dt देखेंगे तो मास है m, रफ्तार ऊपर की तरफ हो रही है v, तो ये हो जाएगा प्लस mv, ये हो जाएगी अपने पास इक्वेशन नंबर 3। अब जरा इन इक्वेशंस को ऐड करके देखिए, क्या राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे सम 0 आ रहा है क्या, ऐड करो जरा, तो ऐड करके देखो जरा, तो अगर ये सम 0 आता तभी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड होता, बट लोग जबरदस्ती इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देते हैं, जिसमें एग्जैक्टली कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई नहीं हो रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 1 + 2 - 3 करना पड़ेगा। देखो 1 + 2 - 3 करना पड़ेगा, तब जाके मेरा काम बनेगा। 1 + 2, ध्यान से देखो, अगर मेरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड होता यहां पर, तो बस उसकी एक ही शर्त थी कि इन सब का सम 0 आना चाहिए, लेकिन 0 नहीं आएगा। t dt 2t dt हो जाएगा, n dt से n dt कट जाएगा। लेकिन हम क्या कर लेते हैं, हम भैया डायरेक्टली कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा लेते हैं, जो हमारी गलती है, जो हमारा एक कॉन्सेप्चुअल एरर है, इस बात को समझे रहिएगा। तो क्या बनेगा भैया, n dt से n dt कट जाएगा, अब t dt से t dt कट जाएगा, और हमको क्या मिलेगा, माइनस mv प्लस mv0, ठीक है, माइनस mv, और यहां पर कितना, ये भी माइनस mv इक्वल्स टू 0, मतलब 3mv इक्वल्स टू mv0, मतलब v इक्वल्स टू v0 बाई 3। समझिएगा, अगर आप इसी पूरे सेटअप को ऐसे सीधा करके समझ लोगे, अगर ऐसे सीधा करके समझ लोगे, तो बिल्कुल यही आंसर आएगा, लेकिन ये ऐसे सीधा है नहीं। समझिए, कई बार हम जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की हमारी बेसिक इंटरप्रिटेशन होती है, उसी को हम ढो के यहां भी ले आते हैं, और फिर कॉन्सेप्चुअल एरर आ जाता है,
फिर हम कॉन्सेप्ट से गलती कर देंगे, कॉन्सेप्ट से मार खा जाएंगे। तो याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट से मार नहीं खाना है, चीजों को बहुत प्यार से, बहुत आराम से और बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। आपको एक और बेसिक अच्छा सवाल कराते हैं जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर टाइप क्वेश्चन है, हर एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। और वो क्या है? क्वेश्चन है भाई कि आपको ना एक ऐसे वेज दिया हुआ होगा, ये आपके पास एक ऐसे वेज होगा और यहां पर कह देगा कि एच हाइट से एक बॉल आ रही है जिसका मास कितना है? m है, और इसका मास है कैपिटल M। जब ये इससे टकराएगी सब कुछ स्मूथ है, तो क्या होगा? टकराने के बाद ये ऐसे सीधी हो जा रही है, ये एंगल थीटा है। और ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना, एक बॉल है जिसका मास m है, जो h हाइट से इस प्लैंक के ऊपर गिराई जा रही है, टकराने के बाद ये सीधी हो जा रही है, और टकराने के बाद ये सीधी हो जा रही है, तो सवाल पूछा गया टकराने के बाद अगर ये सीधी हो जा रही है तो बताइए इसकी रफ्तार क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ बॉल। ठीक है, और दूसरा क्या पूछ रहा है कि ये इससे टकराएगी तो ऑब्वियसली ये पीछे की तरफ जाएगा, तो पूछा गया वेलोसिटी ऑफ वेज। अरे क्या बात है सर, वेलोसिटी ऑफ वेज निकालना है आपको, और क्या निकालना है? और निकालना है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। तो कैसे निकालेंगे? तब कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे कि कहां टकरा रही है। यहां टकरा रही है, जहां टकरा रही है उसके परपेंडिकुलर, उस कांटेक्ट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करिए, क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन इधर ही आएगी। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा मेरा, ये कैसा होगा? तो हमको पता है कि ये नॉर्मल रिएक्शन हमारा इंपल्सिव होगा। ठीक है, चलो भाई, अब इस n का दो कंपोनेंट कर दो। क्यों कर दो वो भी बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा होगा। तो n का जो कंपोनेंट ऊपर जाएगा वो होगा n cos थीटा, जो कंपोनेंट आगे जाएगा वो क्या होगा? n sin थीटा। n sin थीटा इज द फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोमेंटम चेंज ऑफ द बॉल इन x एक्सिस, and n cos theta is the force that is responsible for the momentum change in the y axis। क्या ये बात समझ आ रही है? y एक्सिस में इसकी रफ्तार h हाइट से जब ये यहां टकराएगी तो √2gh होगी। y एक्सिस में इसकी रफ्तार √2gh होगी, और उसके बाद y एक्सिस में रफ्तार 0 हो जा रही। सारी रफ्तार कहां चली जा रही है? x एक्सिस में। तो क्या y एक्सिस में मोमेंटम चेंज हुआ? डेफिनेटली हुआ। कौन रिस्पॉन्सिबल है? n cos थीटा। क्या बात है सर, अच्छा बहुत बढ़िया। n sin थीटा, पहले x एक्सिस में कोई मोमेंटम नहीं था, लेकिन टकराने के बाद x एक्सिस में मोमेंटम आ गया। और अगर x एक्सिस में मोमेंटम आया तो मतलब भाई पहले 0 था, बाद में कुछ हो गया तो चेंज हुआ ना। तो चेंज होने के लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए ना, तो वो फोर्सवा कौन सा है? वो फोर्सवा है बेटा जी n sin थीटा। क्या बात है, क्लियर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो अगर हम बॉल की बात करें और यहां पर इंपल्स इक्वेशन लिखें तो n cos थीटा इंटू dt, बहुत ध्यान से देखिएगा, n cos थीटा इंटू dt किसके बराबर हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। टकराने से जस्ट पहले कौन से एक्सिस की बात हो रही है? ये बॉल में कौन से एक्सिस की बात हो रही है? y एक्सिस की बात हो रही है। तो y एक्सिस में रफ्तार कितनी हो जा रही है? y एक्सिस में रफ्तार 0 हो जा रही है। और इनिशियल कितनी थी? इनिशियल √2gh थी भैया। टकराने से जस्ट पहले रफ्तार कितनी थी? √2gh। ठीक है, तो हम लिख दे रहे हैं -0 -√2gh। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं n cos थीटा dt इक्वल्स टू प्लस m √2gh। ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अगर हम x एक्सिस की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं n sin थीटा इंटू dt। कहां लग रहा है? आगे की तरफ लग रहा है, पॉजिटिव होगा। ये ऊपर की तरफ लग रहा था, पॉजिटिव था। ये क्लियर है ना? ये माइनस कैसे आया? -√2gh, क्योंकि वेलोसिटी किधर थी? नीचे। जो ऊपर है उसको हम क्या मान रहे हैं? पॉजिटिव। जो नीचे है उसको क्या मान रहे हैं? नेगेटिव। अरे कहानी समझ आ रही है? अगर आ रही है तो भैया x एक्सिस का चेंज इन मोमेंटम बताओ। मास m है, फाइनल वेलोसिटी हो गई vb, इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस में थी 0। अरे क्या बात है। अब हम दोनों को डिवाइड कर दें, मतलब अगर हम 2/1 कर दें तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टेन थीटा। और ये किसके बराबर हो जाएगा? m से m कट जाएगा, ये हो जाएगा vb/√2gh। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो जाएगा √2gh tan थीटा।
क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2gh tan थीटा। क्या बात समझ आ रही है, क्या बात समझ आ रही है? जब इस हिसाब से गेम को समझेंगे तब पढ़ने में मजा आएगा, वरना समस्या पड़ जाएगी। देखो बहुत आसान है, कुछ खास बात नहीं है, बस आपको क्या पता होना चाहिए कि कैसे इंपल्स इक्वेशंस लिखी जाती हैं। अब देखो, अब अगर मैं वेज की बात करूं तो इस वेज के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है जो इसको किधर मूव कराएगा, जो इसको इधर मूव कराएगा। वो कौन सा है? इधर लग रहा है एन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये एंगल है थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। तो इस एन का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट तुम्हारा इधर आएगा, दैट इज एन कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर जाएगा एन साइन थीटा, और एन साइन थीटा ही रिस्पॉन्सिबल होगा इसको वीबी रफ्तार देने के लिए। तो अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एन साइन थीटा इंटू डी टी। एन साइन थीटा इंटू डी टी, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा एम इंटू, इधर ही फोर्स लग रहा है, इधर ही वेलोसिटी है, इधर वाले को पॉजिटिव मान लिया, मास एम था, वेलोसिटी कितनी थी? फाइनल वेलोसिटी वीबी, इनिशियल कितनी थी? 0। एन साइन थीटा dt, एन साइन थीटा dt किसके बराबर है? एम वीबी के बराबर है। और ये क्या है? ये अपने पास वेज है ना, तो ये तो W है ना भाई, ये तो अपने पास W है ना, VW, हाँ सॉरी, यहां पर अपने पास हो जाएगा VW। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर, चलो बहुत अच्छा। अब देखो, एन साइन थीटा dt किसके बराबर है? एन साइन थीटा dt बराबर है एम वीबी के, और ये किसके बराबर हो जाएगा? एम वी डब्ल्यू के। तो यहां से वी डब्ल्यू की जो वैल्यू मिलेगी ये तुमको मिल जाएगी कितनी? एम वीबी बाई कैपिटल एम। और एम वीबी, एम बाई एम वीबी की वैल्यू कितनी है? देखो जरा तो, इस वीबी की वैल्यू कितनी? अंडर रूट ऑफ 2gh tan थीटा। क्या है? अंडर रूट ऑफ 2gh tan थीटा। अरे ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, कोई समस्या यहां तक नहीं सर, हो गया। ये अपने पास वेलोसिटी ऑफ वेज आ गया कितना? m बाई एम रूट 2gh tan थीटा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब यही सवाल आपको न्यूमेरिकल डेटा के साथ आएगा। कैसे आएगा हम बता दे रहे हैं, इसको घर पे जरूर ट्राई करिएगा, घर पर जरूर ट्राई करिएगा कि ये वेज है, इसका एंगल 37 डिग्री है, इसका मास 5 केजी है, यहां से एक बॉल आ रही है जिसका मास 1 केजी है, इसकी रफ्तार इधर की तरफ है 50 मीटर पर सेकेंड, और ये यहां टकराने के बाद ऊपर चली जाती है ऐसे। ये टकराने के बाद जस्ट ऊपर चली जाती है कितनी रफ्तार से? टकराने से जस्ट पहले इसकी रफ्तार है 50 मीटर पर सेकेंड, और टकराने के जस्ट बाद इसकी रफ्तार हो जाती है इधर की तरफ। इधर की तरफ कितनी नहीं पता, ये भी निकालना है आपको, कितनी हो जाएगी ये बताना है, और ये ब्लॉक कितनी रफ्तार से पीछे जाएगा ये बताना है। वेलोसिटी ऑफ वेज और वेलोसिटी ऑफ बॉल, ये दोनों बताना है आपको, खुद से कैलकुलेट करके निकालना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर आप निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा सर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं सर। धीरे धीरे हम आगे की तरफ चलते हैं, कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, चीजों को और अच्छे लेवल पर समझते हैं। ये था हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किसका? ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट कवर करता है इंपल्स का। इंपल्सिव फोर्स इक्वेशंस कैसे लिखी जाती हैं, ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर पोर्शन तक आपको एकदम आसानी से बेहतर लेवल पर कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं विद अ वेरी न्यू एंड ब्यूटीफुल पार्ट, अनदर पार्ट दैट इज नेम्ड एज कोलिजन। ठीक है भाई, ये किस नाम से जाना जाता है? ये कोलिजन के नाम से जाना जाता है। कोलिजन क्या होता है? जब हम बात करते हैं बच्चा, जब हम बात करते हैं कोलिजन की, तो जब कोई भी दो बॉल्स हैं या कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराते हैं, तो उस टकराने का जो प्रोसेस है उसी का नाम कहा जाता है कोलिजन। और जब इस कोलिजन की हम बात करते हैं तो ये जो हमारा कोलिजन है ना बच्चा जी, ये हमारा कोलिजन बेसिकली 3 पार्ट में होता है। जो पहला पार्ट है हमारे कोलिजन का, इसको बोला जाता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। कैसा कोलिजन भैया? कैसा कोलिजन भैया? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, दूसरा कोलिजन होता है जिसको बोलते हैं पार्शियली इलास्टिक। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पार्शियली इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, तीसरा क्या है? तीसरा है भैया, एक है परफेक्टली इलास्टिक, एक है पार्शियली इलास्टिक, एक को बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? ये सब
क्या होता है ये सब? व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, व्हाट इज पार्शियली इलास्टिक कोलिजन, व्हाट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन? देखिए, अगर मैं कह रहा हूं कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं, अगर टकराने के बाद ऑब्जेक्ट जो है, दोनों ऑब्जेक्ट अगर अपनी शेप साइज को कंप्लीटली रीगेन कर लेते हैं, तो इस तरह के कोलिजन को क्या कहा जाता है? इस तरह के कोलिजन को कहा जाता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, दूसरा क्या हुआ? पार्शियली इलास्टिक कोलिजन, क्या टकराएंगे, कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा, टकराएंगे कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा और फिर टकराने के बाद दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जैसे यहां पर क्या है कि अगर हम कह रहे हैं कि एक ब्लॉक है, इसका मास m1 है, इसकी रफ्तार कितनी है? u1 है। एक दूसरा ब्लॉक है, इसका मास m2 है, इसकी रफ्तार u2 है। और यहां पर क्या है मेरा कि u1 जो है वो ग्रेटर देन u2 के है। अगर मेरा u1 u2 से बड़ा है तभी कोलिजन होगा। और अगर कोलिजन हो रहा है और कोलिजन के बाद इंटरमीडिएट सिचुएशन बना, कोलिजन हुआ किसका किसका? m1 का और m2 का। उसके बाद क्या हुआ? इसकी रफ्तार हो गई v1 m1 वाले की, और m2 वाले की रफ्तार हो गई v2, और यहां पर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। इस कोलिजन में अगर किसी भी तरह से एनर्जी का लॉस नहीं हुआ तो यह कोलिजन कहलाता है, यह कोलिजन कहलाता है क्या? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, पार्शियली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? पार्शियली इलास्टिक कोलिजन होता है कि भाई अपने पास एक बॉल है, इसका मास m1 है, और यहां पर क्या है? एक बॉल है, इसका मास m2 है, इसकी रफ्तार u1 है, इसकी रफ्तार u2 है। टकराने के बाद फिर से वही u1 और u2, टकराने के बाद ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ये v1 हो जाता है, ये v2 हो जाता है। लेकिन यहां पर अब जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, यहां पर नो लॉस, यहां पर लॉस होता है, फिर भी दोनों सेपरेट हो जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी के लॉस के बाद भी दोनों सेपरेट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं पार्शियली इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या है कि दो बॉल्स हैं, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसकी रफ्तार u1 है, इसकी रफ्तार u2 है, ये दोनों लोग चिपक के एक सिस्टम बन गए और अब ये पूरे के पूरे v रफ्तार से जा रहे हैं। तो इस तरह के कोलिजन को बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, कि टकराए और टकरा चिपक गए, मिले और मिलके चिपक गए, कभी अलग ही नहीं हुए। ठीक है, अरे ठीक है, बात समझ आ रही है? इस तरह के कोलिजन को बोलते हैं, इस तरह के कोलिजन को बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। जैसे तुम्हारा भी तो कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक ही होता है, जा रहे हो टकरा गए, अब तो भाई हटना ही नहीं है, अब वो तो भाई सामने वाला लात मार के भगा देता है तो उसकी बात अलग है। ठीक है, बात समझ आ रही है हमारी? तो भाई अपना जो कोलिजन है वो कोशिश है परफेक्टली इनइलास्टिक होने की, लेकिन हो नहीं पाता है। समझ रहे हो? बॉल्स में क्या है? अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ, दोनों टकराई और दोनों टकरा के एक साथ आगे की तरफ चल गई, तो भाई उनको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, चलिए भैया कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अपने लेक्चर को आगे लेकर चलते हैं, चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं और भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ हमारा एक वर्ड आता है जो कोलिजन को डिफाइन करता है कि ये परफेक्टली इलास्टिक है, पार्शियली इलास्टिक है या परफेक्टली इनइलास्टिक है। उस टर्म का नाम है भाई साहब कोफिशिएंट ऑफ, क्या नाम है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या नाम है भैया? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? इसको डिनोट करते हैं ई से, और ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और इस दोनों में एक कंडीशन होती है क्या? अलोंग भाई क्या? अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। ध्यान से देखिएगा भैया, क्या है? ई जो है उसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और ये बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के। मैं वही बात बता रहा हूं जिससे आपका सवाल निकलेगा, अदरवाइज इसमें बहुत सारी बातें होती है। इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन होता है, उसको अपने से कोई लेना देना नहीं है। अपना जो सवाल लगेगा वो इसी से लगेगा कि मतलब मैं कह रहा हूं कि ये एक पार्टिकल है, इसकी रफ्तार u1 है, ये एक दूसरा पार्टिकल है, इसकी रफ्तार u2 है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये दोनों लोग टकराते हैं। टकराने के बाद m1 की रफ्तार v1 हो जाती है और m2 की रफ्तार बेटा जी v2 हो जाती है। m1 की रफ्तार v1 हो जाती है, m2 की रफ्तार v2 हो जाती है। ये टकराएंगे तभी जब u1 बड़ा होगा किससे?
जब U1 बड़ा होगा U2 से, बुझे कि नहीं, जब बात बुझोगे तब जाके मजा आएगा, ऐसे नहीं आएगा। कठिन नहीं लग रहा है ना, नहीं लगना चाहिए। क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन दैट इज V2 माइनस V1 और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज U1 माइनस U2। अब यहां में बच्चा जौन डायरेक्शन पलटेगा उसके आगे अपन नेगेटिव साइन लगाएगा और आगे बढ़ जाएगा। जैसे अगर मैं कहता U2 इधर आ रहा है तो मेरा U1 प्लस U2 हो जाता वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये मेरा V1 इधर है, मेरा V2 इधर है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाता? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाता V2 प्लस V1, और क्या, यही तो हो जाता। अब ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, इसी की 3 कंडीशंस हैं और इसी की 3 कंडीशंस पर डिफाइन है टाइप्स ऑफ कोलिजन। कौन सा? परफेक्टली इलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। अगर E की वैल्यू 1 है, अगर E की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो कोलिजन कैसा है? कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक। क्या भैया? कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मेरा E का वैल्यू 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो जो मेरा कोलिजन है वो क्या है? वो है मेरा कोलिजन पार्शियली इलास्टिक। ठीक है, और अगर मेरा E का वैल्यू 0 हो जाए तो जो मेरा कोलिजन है वो कैसा है? वो मेरा कोलिजन फिर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। अरे ठीक है, अगर मेरा E का वैल्यू 0 हो जाए तो जो मेरा कोलिजन है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, 0 से लेकर 1 के बीच में है तो पार्शियली इलास्टिक है, E की वैल्यू 1 है तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। अच्छा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ध्यान से देखिएगा, मैं इन्हीं की ब्रांचेस बना रहा हूं। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। पार्शियली इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है, एनर्जी कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। सेम एज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में भी मोमेंटम कंजर्व रहता है, बट एनर्जी जो है, कौन सी? मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती है, लॉस हो जाता है एनर्जी का। याद रखिएगा भैया कि जब हमारा कोलिजन जो होगा वो परफेक्टली इलास्टिक होगा, तभी मेरा एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होगा। तो याद है क्या कि अगर मेरा मोमेंटम कंजर्व है तो मेरी एनर्जी भी कंजर्व होगी। ये जरूरी नहीं है। क्या जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं है कि अगर मोमेंटम कंजर्व होगा, तो एनर्जी भी कंजर्व होगी, ये जरूरी नहीं है। ये कब होगा ऐसा? ये कब होगा? जब मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व होंगे। तो ये बस एक ही सिचुएशन में होगा, जिस सिचुएशन का नाम है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, चलिए सर, तो अब हम बात करेंगे हेड ऑन कोलिजन का। किसकी बात करेंगे? एक कोलिजन है जिसका नाम है हेड ऑन कोलिजन। क्या नाम है भैया? हेड ऑन कोलिजन। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर अपने पास एक बॉल है जिसका मास m1 है, इसकी रफ्तार u1 है, एक बॉल है जिसका मास m2 है, इसकी रफ्तार u2 है, ये दोनों टकराते हैं, डिफॉर्मेशन होता है और फिर ये रिफॉर्म हो जाते हैं। एक की रफ्तार हो जाती है v1, दूसरे की रफ्तार हो जाती है v2, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इस कोलिजन का कितना है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इस कोलिजन का E है, इसका मास आपका m1 है, इसका मास आपका m2 है। ठीक है, आपसे कहा गया आफ्टर कोलिजन v1 और v2 की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2 आफ्टर कोलिजन? तो हम कैसे निकालेंगे सर? हमको पता है कि मेरा मोमेंटम कंजर्व है, तो मैं लिख सकता हूं P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल, मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा क्या? हमको पता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E, ये किसके बराबर है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बराबर है भैया v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। और भाई साहब अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन हो गई,
अब हमको V1 V2 निकालना है, हमारे पास दो अननोन है, दो इक्वेशन है, बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आराम से निकाल सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। अगर यही मेरा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता तो इस E की वैल्यू 1 हो जाती, तो V2 माइनस V1 U1 माइनस U2 के बराबर हो जाता, बस और कुछ नहीं, और कुछ है ही नहीं भाई। इसी को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके किताबों में बहुत बड़े बड़े आंसर्स लिख दिए जाते हैं जिनका कोई महत्व नहीं होता है, जो कभी भी कहीं भी फॉर्मूले में यूज नहीं होते हैं। जैसे मैं अगर आपसे एक सवाल पूछ लूं, मैं कह दूं कि बताओ भैया, ये तुम्हारे पास एक ब्लॉक है, इसका मास है 2 kg, ठीक है, बॉल है, इसका मास है 2 kg, इसकी रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड। भाई एक दूसरा बॉल है, इसका मास है 4 kg और इसकी रफ्तार है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बहुत बढ़िया। दोनों टकराते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू मैं दे रहा हूं आपको 0.5, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 दे दिया। अब मैं कह दे रहा हूं कि बताओ ये जो तुम्हारा 2 kg होगा इसकी रफ्तार V1 क्या होगी, और जो तुम्हारा 4 kg होगा इसकी रफ्तार V2 क्या होगी। अब आपको निकालना है, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, समझो। क्या इसमें ऐसी कौन सी बड़ी खास बात है जो तुम नहीं कर सकते? पूरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने बना हुआ है, सॉल्व कर दो, खुशी खुशी घर जाओ, आंसर निकालो। कैसे निकालोगे? P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल। इनिशियल कितना है पूरे सिस्टम का? 10 दूना 20, और इधर कितना? 4 5 20, क्या बात है। P फाइनल कितना? 2 इंटू V1 प्लस 4 इंटू V2। क्या मिला यहां से? क्या मिला यहां से? V1 प्लस 2V2 इक्वल्स टू 40 को 2 से डिवाइड कर दिया 20, ये हो गया इक्वेशन नंबर ए। अरे हो गया क्या? अरे हो गया क्या? आ जाओ, अगर हो गया तो कहानी को थोड़ा और समझ लो। अब क्या करोगे? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दैट इज 0.5, इट इज इक्विवेलेंट टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या? V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 दैट इज 10 माइनस 5, 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5, तो V2 माइनस V1 विल बी इक्विवेलेंट टू 10 में से 5 जाएगा तो बचा 5, 50 में 25, 2.5। लो भाई, क्या हो गया भाई? इसमें क्या है? दो इक्वेशंस है जिनमें सॉल्व करके तुम V1 और V2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो यार। ऐसा कौन सा पहाड़ है इसमें जो सॉल्व नहीं हो सकता? सब बहुत सस्ता है। अच्छा सर, अगर इसकी वेलोसिटी इधर होती तो? अरे इनकी वेलोसिटी इधर होती तो क्या हो जाता? 10 दूना 20, 4 5 20 माइनस 20, P इनिशियल कितना हो जाता? 0 हो जाता, तो P फाइनल भी कितना हो जाता? 0 हो जाता। खत्म बात। फाइनल मोमेंटम 2 इंटू V1 प्लस 4 इंटू V2 इक्वल्स टू 0। जो रफ्तार पलट लिया बस उसकी डायरेक्शन को नेगेटिव कर दो, खत्म बात, और सब कुछ अपने हिसाब से आ जाएगा। क्या बात समझ आ रही है? अरे क्या बात समझ आ रही है? इस तरह के क्वेश्चंस कर पाओगे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आपको इसी में एक और खास बात बताते हैं। वो खास बात क्या है? अब हम कह रहे हैं कि अब हमारे पास एक बड़ी बॉल है, ये रही, ठीक है, इसका रेडियस है अपने पास R, और भाई इसी के लाइन में एक दूसरी बड़ी बॉल रखी है यहां पर, ये इसकी तरफ आ रही है ऐसी, ये इधर आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। इसका भी मास 2 kg है, इसका भी मास 2 kg है। कहा गया दोनों का मास भी बराबर है। इसका मास 2 kg है, इसका भी मास 2 kg है, 10 मीटर पर सेकेंड है, ये 10 मीटर पर सेकेंड है। इसका भी रेडियस कितना है? इसका भी रेडियस R है बेटा जी। ये टकराते हैं दोनों, तो कहा गया टकराने के बाद बताइए दोनों की फाइनल रफ्तार क्या होगी। अब अगर ये टकराते हैं तो टकराने के बाद दोनों की फाइनल रफ्तार क्या होगी? इसको बोला जाता है ऑब्लिक कोलिजन। क्या बोला जाता है भैया? इनको बोला जाता है ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है। ले भाई, क्या खास बात है इसमें? ऑब्लिक कोलिजन बोला जाता है, इसमें कोनो खास बात नहीं है। क्यों नहीं है? आपको एक बात बता रहे हैं, देखिएगा कि जो फाइनल स्थिति बनेगी इन दोनों ब्लॉक्स की, एक ब्लॉक आपका इधर होगा और एक ब्लॉक आपका इधर होगा। ये होगा आपका पूरा सेंटर टू सेंटर वाला गेम। देखिए ऐसे होगा, ये जो लेंथ बनेगी ये आपकी बनेगी 2R, और ये जो लेंथ बनेगी ये बनेगी आपकी R, और ये जो एंगल होगा ये होगा आपके पास 30 डिग्री। समझिए अब क्या है? जिस लाइन ऑफ इंपैक्ट की हम चर्चा किए हैं, कहां पर? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, वो यही रहा, वो यही रहा आपका अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, यही है बेटा जी। इसी के अलोंग आपका मोमेंटम भी कंजर्व होगा, और इसी के अलोंग आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन भी लगाएंगे, ठीक है सर। बहुत बढ़िया। तो हमको पता है अगर ये मेरा लाइन है जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। यही मेरा लाइन है जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा इसके परपेंडिकुलर,
और एक लाइन में ड्रॉ करूंगा इसके परपेंडिकुलर, एक इंपैक्ट के अलोंग और एक इंपैक्ट के परपेंडिकुलर। तो याद रखिएगा कि जब ये टकराएंगे तो ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ये इसी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग लगेगा। मतलब बस वही रफ्तार में बदलाव होगा, बस उसी रफ्तार में बदलाव होगा जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग होगी। लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर वाली रफ्तार में इसके टकराने से कोई चेंज नहीं होगा। समझो, तो जब ये टकराएंगी तो टकराने से पहले इनकी रफ्तार लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग कितनी है? ये 30 है तो ये 30 है, तो इधर आ गया 10 cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो गया 5√3। और इधर कितना चला गया? इधर चला गया 10 sin 30। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये हो गया 5। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये हो गया आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड। सेम एज इधर देखो, ये तुम्हारे पास 30 है तो इस 10 का जो कंपोनेंट इधर जाएगा ये कितना जाएगा? ये जाएगा भैया 10 cos 30, मतलब कितना? 5√3। और इधर जो आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। बहुत ध्यान से समझना। अब क्या करना है? अब आपको इसी के अलोंग मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। तो P इनिशियल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P फाइनल। तो भैया फाइनल सिचुएशन के बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि फाइनल सिचुएशन मान लो कि ये दोनों के दोनों इधर ही जा रहे हैं, मतलब ये एक बॉल थी आपकी, ये आपकी दूसरी बॉल थी, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट था। टकराने के बाद अलग हुए, टकराने के बाद अलग हुए। इसकी रफ्तार जो इधर 5 मीटर पर सेकेंड है इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसकी रफ्तार जो इधर 5 मीटर पर सेकेंड है इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसकी इस 5 मीटर पर सेकेंड और इस 5 मीटर पर सेकेंड में कोई चेंज नहीं होगा। अब हम कह रहे हैं कि इनकी रफ्तार इधर है v1, इनकी रफ्तार है इधर कितनी? v2। इसी से ये अलग हो रहे हैं, इसी रफ्तार से ये अलग हो रहे हैं। तो भाई P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल किसके अलोंग? किसके अलोंग? अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। बहुत प्यार से, बहुत आराम से समझो, कुछ खास नहीं है, बहुत आसान है यार। बस कॉन्सेप्ट दिमाग में एक बार सेट होना चाहिए। दिमाग में सेट है, सब आएगा, कुछ इधर से उधर नहीं होगा। तो देखो कैसे, P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल अगर तुम करोगे तो तुमको क्या मिलेगा भैया? P इनिशियल कितना? इनिशियल मोमेंटम कितना इसके अलोंग? भैया मास कितना इसका? 2। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है इस लाइन के अलोंग? 5√3। ठीक है भाई, इधर वाले को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं तो इधर वाले को मैं क्या मानूंगा? नेगेटिव मानूंगा। तो क्या लिखूंगा? -2 × 5√3। क्या बात है भाई। देखो इस वाले को अगर पॉजिटिव मान लिया तो मेरा ये वाला कैसा हो जाएगा? मेरा ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। याद रखना, ऐसा मैं इस वाले को पॉजिटिव क्यों मान रहा हूं? क्योंकि इधर v1 है और इधर v2 है, दोनों को मैंने इधर ही माना है, तो मेरे दोनों जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। तो भाई ठीक है, P फाइनल कितना हो जाएगा? P फाइनल हो जाएगा 2 × रफ्तार कितनी है? v1। ठीक है, प्लस यहां पर कितना हो जाएगा? ये अपने पास 2 × v2। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है भाई साहब। अब क्या होगा? अब ध्यान से देखो, इससे ये कट जाएगा और यहां से आपको मिल जाएगा v1 इक्वल्स टू v2। नहीं पता v1 v2 क्या है, नहीं पता v1 और v2 क्या है। अब हम कह दे रहे हैं कि जब ये कोलाइड कर रहे हैं ना तो इनका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है 0.5। क्या है भैया? 0.5। अब बता दो इनका v1 और v2 क्या होगा? तो भाई अब हम क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे E, coefficient of restitution, that is velocity of separation upon velocity of approach, v2 minus v1 upon velocity of approach कितना है? velocity of approach 5√3 इधर, 5√3 इधर, मतलब ये अपने पास हो गया कितना? 10√3। अरे 5√3 माइनस 5√3 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 10√3 हो जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0.5 है। मतलब v2 माइनस v1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? v2 माइनस v1 विल बी इक्विवेलेंट टू ये अपने पास कितना? 0.5 और ये कितना है? 10√3 मल्टीप्लाई होगा तो ये 5√3 हो जाएगा। और v2 और v1 दोनों बराबर हैं, मतलब v2 इक्वल्स टू v1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अरे देखो, अगर मैं यहां पे रख दूंगा, अगर मैं यहां पर v2 की जगह v1 रख दूंगा तो क्या मेरा ये v2 की जगह अगर मैं v1 रख दूंगा तो v1 में से v1 कट जाएगा, मतलब मेरा v1 और v2 डिफाइन नहीं होगा। इस तरह की सिचुएशन बन गई। बट अल्टीमेटली मेरा गोल आपको बस यही बताना है कि आप इन क्वेश्चंस में कैसे v1 और v2 को कैलकुलेट करें। अब देखिए,
अब क्या होगा, आपका v1 v2 शून्य आ गया, मतलब ये 5 मीटर पर सेकंड से इधर चला जाएगा, ये 5 मीटर पर सेकंड से इधर आ जाएगा, दैट्स इट। अच्छा, अगर आपका ये शून्य ना आता तो v1 और 5 मीटर पर सेकंड का रिजल्टेंट और v2 और 5 मीटर पर सेकंड का जो रिजल्टेंट होता वो इन दोनों बॉल्स का मोशन होता, डायरेक्शन का। ठीक है, मतलब इन दोनों बॉल्स का डायरेक्शन ऑफ मोशन होता। इसको हम कहते हैं भाई साहब, क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंपैक्ट का सवाल। कैसा इंपैक्ट? अगर हमारा कोलिजन ऑब्लीक हो रहा हो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, एक सवाल और करके देखते हैं जिसका आंसर निकालेंगे सर हम लोग। इसका मास है अपने पास 2m, ठीक है, और एक दूसरा बॉल है, इसका मास है अपने पास m। ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और ये जो है ये इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक भाई, दोनों टकराते हैं और E की वैल्यू दे रखी है 0.5। तो टकराने के बाद कहा गया कि बताइए दोनों की रफ्तार क्या होगी। ये जब टकराते हैं तो भाई टकराने की कंडीशन दे रखी है कि ये आपका जो बॉल है जिसका मास 2m है, और ये जो आपके पास दूसरी बॉल है जिसका मास m है, जब ये दोनों टकराते हैं तो जिस लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ये टकराते हैं वो लाइन ऑफ इंपैक्ट हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री का एंगल बनाती है। जिस लाइन के अलोंग ये दोनों टकरा रहे हैं उस लाइन के अलोंग देखो, जिस लाइन के अलोंग ये दोनों टकरा रहे हैं वो लाइन हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री का एंगल बनाती है। तो कहा गया जब ये टकरा कर अलग हो जाएंगे उस समय आपको बताना है कि इनकी रफ्तार क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे? फिर से हम लाइन ऑफ इंपैक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, यहां पर भी वही लाइन खींचेंगे, यहां पर भी वही लाइन खींचेंगे जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी, जो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब भाई इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां पर भी इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब क्या, अब एंगल्स लिखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे कि ये 37 है तो ये भी 37 होगा, और अगर 37 होगा तो जो 5 का कंपोनेंट इधर आएगा, इस 5 का जो कंपोनेंट इधर आएगा वो होगा 5 cos 37 दैट इज 4, और जो कंपोनेंट इधर होगा वो होगा 3। ठीक है, ऐसे ही इस 10 का जो कंपोनेंट इधर होगा वो होगा 8, और जो कंपोनेंट इधर होगा वो होगा 6। तो टकराएंगे तो कौन सी रफ्तार बदलेगी? क्या 6 और 3 में कोई चेंज होगा? नहीं सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया जो नॉर्मल लग रहा है वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग लग रहा है, तो बस वही रफ्तार चेंज होगी जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग होगी। जो रफ्तार लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर होगी उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। अगर कोई बदलाव नहीं होगा तो मैं कह रहा हूं कि टकराने के बाद क्या होगा? टकराने के बाद इसकी जो रफ्तार होगी ये इधर होगी 8 मीटर पर सेकंड, और इसकी जो रफ्तार है इस लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग होगी v1 और इधर होगी v2। लेकिन ध्यान देना, इसकी एक रफ्तार इधर 6 मीटर पर सेकंड है और इसकी एक रफ्तार इधर 3 मीटर पर सेकंड है, जिसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। अब आप क्या करोगे? अब आप इसी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग मोमेंटम कंजर्व कर दो। P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल कर दो। तो जब P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल करोगे तो क्या होगा? मास कितना है इसका? मास है बेटा जी इसका 2m। ठीक है, मास है 2m और वेलोसिटी कितनी है 8। तो P इनिशियल कितना हो जाएगा? सब नीचे वाले को पॉजिटिव मान लो, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16m। ठीक है, 16m। इसका मास कितना है? इसका मास m है, इसकी रफ्तार इधर है, तो ये हो जाएगा 4m इक्वल्स टू ये अपने पास कितना हो जाएगा? इसका मास है 2m, इसका मास है m, तो ये अपने पास हो जाएगा 2m इंटू v1, 2m इंटू v1 प्लस m इंटू v2। अब m से m कट जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा, 20 इक्वल्स टू 2v1 प्लस v2 हो जाएगा। ये अपने पास इक्वेशन नंबर ए हो जाएगी। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जिसकी वैल्यू 0.5 है या 1/2 है, वो होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा? दैट इज v2 माइनस v1, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है भैया u1 माइनस u2, दैट इज 8 माइनस 4। ठीक है, तो v2 माइनस v1 विल बी इक्विवेलेंट टू 8 में से 4 जाएगा 4, तो v2 माइनस v1 विल बी इक्विवेलेंट टू 2 हो जाएगा। अब क्या करना है? अब आपको ये इक्वेशन बी मिल गई, अब आपको ए में से बी को माइनस कर देना है।
जब a में से v को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, तो v2 से v2 कट जाएगा, v2 से v2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2v1 प्लस v1 इक्वल्स टू 18। तो v1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। और v1 अगर मेरा 6 मीटर पर सेकेंड हो गया तो मेरा v2 कितना हो जाएगा, v2 मेरा कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2 दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, v2 की वैल्यू आ गई 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये मेरा 8 मीटर पर सेकेंड होगा। और ये जो मेरा v1 है, ये मेरा v1 6 मीटर पर सेकेंड होगा। समझ आई बात, v1 हो गया मेरा 6 मीटर पर सेकेंड, v2 हो गया मेरा 8 मीटर पर सेकेंड। क्या ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है? नहीं, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग रफ्तार है टकराने के बाद। तो इनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, तो इनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी भैया, इनकी इधर होगी और इन भाई साहब की इधर होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि इतना वेक्टर सम तो आपको आता ही होगा। दिस इज द एक्सट्रीम ऑफ कोलिजन। इससे कठिन आपका कोलिजन कुछ नहीं पूछा जाने वाला है। बस सवाल में घुमाते हैं, बस केवल घुमाते हैं क्वेश्चंस में कि काइनेटिक एनर्जी में 50% का लॉस हो गया, काइनेटिक एनर्जी में 10% का लॉस हो गया टकराने के बाद। तो कुछ नहीं करना, बस ऐसे सवालों की हमको प्रैक्टिस करनी है। जब आप ज्यादा सवाल लगाएंगे तो आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट आएगा। और मैं कहता हूं कि भाई यहां पर मैंने आपको कुछ पीवाईक्यूज दे रखे हैं, कुछ पीवाईक्यूज दे रखे हैं। ये वो कंपलसरी पीवाईक्यूज हैं जिनको आप लगाओगे तो आपका दिमाग बड़ा हो जाएगा सर। और इन सारे पीवाईक्यूज का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। लेकिन ये सारे पीवाईक्यूज तब सॉल्व करोगे जब मैंने इस बोर्ड पर जितना कंटेंट पढ़ाया है सब तुम पढ़ चुके हो। ठीक है, चलिए मन लगाकर बने रहिए, ऐसे हिम्मत के साथ पढ़ते रहिए। आप हमारे साथ हैं सर, हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है, आपको पढ़ाने में बहुत मजा आता है। तो मन लगाकर पढ़ते रहिए, हम आपको मन लगाकर पढ़ाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में विद द वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर दैट इज नेम्ड एज रोटेशनल मोशन। ठीक है, संजीवनी का अगला पोर्शन स्टार्ट होगा रोटेशनल मोशन के साथ। बहुत दमदार और बहुत शानदार तरह से रोटेशनल मोशन को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और खत्म करेंगे, ताकि उसका एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, चलिए सर मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहो, शुभ रात्रि, राधे राधे।